हेलो साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि एडुटेरिया का 5000 प्लस जो एमसीक्यू के रूप में दिया हुआ है, उसका सीरीज हम चला रहे हैं, जो कि सेट 1 हम इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और ये आपका 2 है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो टोटल सीरीज जरूर देखें। इसमें टोटल 5000 क्वेश्चन है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो या तो बिहार दरोगा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बीपीएससी है, इसके बाद रेलवे है, कई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5000 प्लस आप इसको अगर ऑब्जर्व कर लेते हैं तो समान अध्ययन का आपका बहुत बड़ा एक बैंकिंग के रूप में आपका जो है सो ऑब्जर्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस चैनल पे और सारा वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन ए है 15, 16 और 19। देखिएगा, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त की बात करें तो इसमें से हो जाता है 15, एक 16, एक आपका 19, एक 29 एवं 30। यानी कि ये टोटल जो है सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, इसमें विदेशी को जो है ये अनुच्छेद आपको प्राप्त नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, आपका 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है। यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरा है, निम्न कथन पर विचार करें। ये है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। सेकंड है, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। और थर्ड है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। देखिएगा, इसके संदर्भ में पहला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। ये तो आपका एक रॉन्ग हो गया। इसके बाद आगे है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो नहीं, इसके लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष दिया गया है। कितना है? तो 30 वर्ष दिया गया है। और थर्ड में है तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष जो है सो पदमुक्त होता है। ऐसा नहीं है, इसका जो है 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? पदमुक्त होते हैं। तो यानी ये भी रॉन्ग है। इस प्रकार से आंसर इसका क्या है? कौन सा गलत पूछ रहा है? तो इसका सभी आंसर रॉन्ग ही होगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। कितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए तीसरा है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है, जो कि 14 ऑप्शन नंबर ए में है। वही साधारण विधेयक आपका लिखा रहता, साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक कितना दिन तक रोक सकता था? तो ये आपका 6 माह इसका आंसर हो जाता। कितना? तो 6 माह इसका आंसर हो जाता। आगे है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के का पात्र होगा जब वह किस चीज को फिल करेगा? वही आपको दिया हुआ है। तो ए में है, एक में है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो। ये तो आपका सही है। इसके बाद सेकंड में था, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। जी नहीं, इसकी आयु की कहीं जो है सो न्यूनतम आयु की गणना नहीं की गई है। तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट सही होगा। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। आगे है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात आपका कितना है? 2 माह है। वित्तीय आपात कितना है? तो 2 माह है। और वही राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात के लिए कितना है? तो 1 माह होगा, इसका 1 माह होगा। और वही एक बात करें राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन में भी 2 माह ही होगा और वित्तीय आपात में भी 2 माह ही होगा। केवल राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 1 माह का अनुमोदन जरूरी है। आगे है 6 है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है आपका 1963 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 7 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए कौन सा अनुच्छेद उपबंध किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 37 होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? 36 से कहां तक है? 51 तक है। आगे है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति की बात करें तो चलैया समिति का गठन आपका 1991 में किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। और चलैया समिति किससे है? तो ये कर से संबंधित है। आगे है, राजा चलैया के द्वारा ही ये गठन किया गया था।
आगे है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है आपका भूरी क्रांति, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूरी क्रांति। वही काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से है। और वही बात करें हम आगे धूसर क्रांति की, तो धूसर क्रांति किससे है? तो धूसर क्रांति आपका किससे है? तो उर्वरक से है। किससे है? उर्वरक से है। और इसके बाद अगर गोल्डन क्रांति की बात करें तो गोल्डन क्रांति आपका किससे है? बागवानी से है। किससे है? बागवानी से है। आगे है 10 है, एक धन जो आसानी से विदेशों में आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हॉट मनी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 11 है, गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदन करता है। ये आपको जो है सो गन्ने का उचित मूल्य जो है सो कौन अनुमोदित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, बहुत अक्सर लोग जो है इसमें कृषि लागत पर जो है फंस जाते हैं, जैसा कि हमको भी होता था। लेकिन इसका जो है सो क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में जो है सो आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो ए में है सरकारी पदों का त्याग। तो ये था आपका मतलब बहुत से लोग जो है सरकारी पदों को त्याग कर दिए थे। इसके बाद विदेशी माल का बहिष्कार, इसमें बहिष्कार किया गया था विदेशी माल को। और सी में है अदालतों की वकील द्वारा बहिष्कार, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी में है सरकारी वाहनों के यात्रा करने पर पाबंदी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे है, और असहयोग आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था? तो आपका 1920 में हुआ था। 13 है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की आपकी समाप्ति की बात किया है तो समाप्ति आपका 6 अप्रैल 1930 को समाप्ति हुआ था। और शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब से हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था गांधी जी के द्वारा। आगे है 14 है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में है चौरा चोरी घटना। चौरा चोरी घटना आपका 5 फरवरी 1922 को एकदम सही है। इसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कितना है? 12 नवंबर है। कितना है? 12 नवंबर है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर सही है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें 17 नवंबर है। कब है? 17 नवंबर 1932 को है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो यानी ये सी बी सही था आपका। और सी में क्या है? पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को ही हुआ था। इसके बाद था आगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दिया हुआ है 23 मार्च 1942, जो कि रॉन्ग है, यानी इसमें से आपका रॉन्ग ही पूछा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च नहीं बल्कि ये जो है सो आपका कब हुआ था? तो 8 जो है ये 8 अगस्त को जो है सो आपका प्रस्तावित हुआ था। और ये जो है सो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा गलत है? तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 15 है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहाँ? तो भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किए थे? तो 21 अक्टूबर 1943 को इसका गठन किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन जो है सो कब किया गया और किस धारा के कितना धारा के द्वारा किया गया था? तो ये आपका आंसर देना है। तो 16 का देखेंगे। ये सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। कब? तो 1829 में किया गया था। और उसमें नियम की बात करें, धारा की बात करें तो टोटल कितना था? 17 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आप जरूर इसको सेट में देखते रहिए, जो आपको नहीं होता है तो एक्स्ट्रा कॉपी पे बनाते रहिए। आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिए, और मैं भी कमेंट में आपको दूंगा कि कितना मार्क्स आपको आ रहा है, तो आपका तैयारी बेहतर है। आगे है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहावियों का जो है सो कुचलने का श्रेय आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। किसको जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम कब से कब तक रहा है? तो 1862 से लेकर के 1863 तक ये जो है सो गवर्नर जनरल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय में आपका 3 राजवंश शामिल था, जो कौन कौन था? तो एक पाल था, एक राष्ट्रकूट था, एक प्रतिहार था, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं था? तो ये आपका पल्लव नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो सबसे पहले जान जाइए शवों को दफनाने का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है?
तो हड़प्पा से मिला है आपका शवों को दफनाने की। और मोहनजोदारो से क्या था, तो मोहनजोदारो से आपका जो है सो शवों को जो है सो जलाने की प्रथा थी। और अगर बात करें जो शवों को दफनाने में जो है किस दिशा में सिर रखा जाता था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, बीसे किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो इसमें कौन सा बौद्ध संगीति में हुआ था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके बाद है आगे, 21 महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी की जो है सो कौन सा नदी पर हुआ था, तो रिजु पालिका नदी के तट पर जो है सो केवल की प्राप्ति, यानी केवल की प्राप्ति का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वही अगर हम बात करें आपका महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध के किस नदी के किनारे हुआ था, निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध अगर पूछे तो आपका निरंजना नदी, और इसमें महावीर पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजु पालिका नदी के तट पर केवल की प्राप्ति हुआ था। आगे है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो आजीवक संप्रदाय के मैथिलीपुत्र गोसाल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैथिलीपुत्र गोसाल है। आगे है, किस मुगल शासक के शासनकाल में सत्यापत कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो कौन से मुगल शासक के शासनकाल में सत्यापत कला का स्वर्णिम कहा जाता है, तो ये आपका शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था। तो मुहतसिब जो है मुगल काल में कौन हुआ करता था, तो मुहतसिब की बात करें तो ये आपका कौन सा था, आचरण अधिकारी हुआ करता था। कौन सा, तो ये आचरण अधिकारी होता था मुहतसिब, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज की बात करें तो ये आपका सैन्य विभाग से था, जो किसके द्वारा चलाया गया था, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था। आगे है, बसावन व दसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो दसावन एवं बसावन की बात करें तो ये अकबर के प्रमुख चित्रकार दरबारी चित्रकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है, 27 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका एक परमाणु विद्युत गिरी दिया हुआ, एक आपका स्टेट दिया हुआ है। तो नरौरा की बात करें तो नरौरा कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद है, ये सही है नरौरा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है कुडनकुलन, जो कि कर्नाटक दिया हुआ, ये आपका गलत है। कहाँ हो जाएगा, ये इसका तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। तमिल ये जो है सो कुडनकुलन कहाँ है, तमिलनाडु में, तो इसका ये गलत हो जाएगा। इसके बाद काकरापारा है गुजराती, सही है। और तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो 38वीं समांतर रेखा जो है सो आपका उत्तर कोरिया एवं किससे है, तो दक्षिण कोरिया से है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही बात करें आपका 49वीं समांतर रेखा पूछता है तो ये किसका है, तो यूएसए और कनाडा के बीच है। इसके बाद अगर मैगिनॉट की बात करें तो मैगिनॉट किसके है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो देखते हैं अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ये आपका सही है। इसके बाद बी में है, जलाने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। इसके बाद सी में क्या है, तो ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम और न ही ज्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें से कह रहा है कौन सा गुण नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट नहीं बल्कि कम होना चाहिए। आगे है, आगे है फिर है, सूची 1 से सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। इस विटामिन है और इससे द्वारा दिया गया है जो आपका कौन सा रोग होता है उससे संबंधित है। तो ये देखेंगे, विटामिन बी7 की बात करें तो विटामिन बी7 जो है सो किससे है, तो विटामिन बी7 जो है सो क्या होता है, तो बाल का झड़ना, यानी कि आपका दिखेगा एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बालों का झड़ना विटामिन यानी कि जो है सो आपका बी7 से होता है। और बी12 की बात करें तो बी12 से कौन सा होता है, तो रक्त का होना जो है सो आपका क्या होता है, बी12 के से होता है। और इसके बाद विटामिन के की बात करें तो विटामिन के क्या है, रक्त के थक्का जमने से। और ई की बात करें तो बालों का झड़ना, सॉरी बांझपन होता है ये विटामिन ई के कारण। तो ये जो है सो आपका इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई आपका गैलेक्टिक इकाई है। क्या है, तो गैलेक्टिक इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है,
32 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुष की तुलना में महिलाओं को कौन सा रोग कम होता है? तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, वर्धनता, और इसके बाद ब्रेन ट्यूमर, इसके बाद घेंगा है। तो वर्धनता जो है महिलाओं की, ये पुरुष की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है वर्धनता। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 33 है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर जो है एक प्रोटीन है जो किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 34 है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 35 है, निम्नलिखित कोशिका अंग में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में केंद्रक इसमें पाया जाता है, केंद्रिका में, हरित लवक में भी पाया जाता है और राइबोसोम में पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। आगे है 36 है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, ऑप्शन देखेंगे। एक में है मछली का तेल, तो इसमें होता है ए और डी भी होता है। पालक में बात करें तो पालक हरा है, इसमें भी होगा, और फॉलिक एसिड भी होता है इसमें पालक में। इसके बाद आम में कहें तो आम में भी होता है, लेकिन जंतुओं की यकृत एवं गुर्दा में जो है सो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो डी होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 37, सूची 1 से सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। प्रतिरोध इसका जो है ऐसा यूनिट दिया हुआ है, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? तो ओम इसका जो है ये यानी 1 का 4 हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की बात करें तो इसके बाद जो है विद्युत प्रवाह किसका हो जाएगा? तो ये एम्पियर हो जाएगा। बल की बात करें तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और पावर का क्या होता है? तो वाट होता है। इस प्रकार से 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, इसके बाद 4 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है 38 से धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? लिथियम का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 38 39 है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में आपका कौन सा सही है, ये आपको चुनना है। ए में है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, एकदम सही है। तो एक ही हमको आंसर सही मिल गया, जो कि सही पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और ये बहुत ही मुलायम यानी लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देव प्रयाग की बात करें तो भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा। आगे है निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? यानी कि बीचों बीच की बात करें तो देखिएगा आप मैप में इस प्रकार से इसको देखिएगा, किसमें गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो सबसे पहले जानते हैं, जो उधर से पकड़ेंगे गुजरात, गुजरात हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एमपी हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सॉरी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका एक झारखंड हो जाएगा और एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद एक हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखेंगे, बीचों बीच की बात किया था तो बीचों बीच जो है सो आपका मध्य प्रदेश से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ऑप्शन है सवाना घास स्थल, इसके बाद टुंड्रा बायोम है, इसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसके बाद मैंग्रोव वन है। तो यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये जो है सो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, एकदम सही है। रोहिला की बात करें तो रोहिला देखिएगा गुजरात नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो यानी कि आपका कौन गलत है? तो आपका रोहिला ही आपका गलत हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर कर्नाटक आपका सही था। सिंपली पार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका ओडिशा सही था।
आगे है 45 से निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो शीत महासागरीय जलधारा यानी ठंडी जलधारा जो है सो कौन सा नहीं है? तो वेनेजुएला की बात करें तो ये आपका ठंडी है, हम्बोल्ट की बात करें तो ये भी ठंडी है, और लेब्राडोर की बात करें तो ये भी ठंडी है। लेकिन अग्लोहास की बात करें तो अग्लोहास किस प्रकार की है? तो गर्म है। किस प्रकार की है? तो गर्म है। और ये किस महासागर की जलधारा है? तो ये आपका हिंद महासागर की है। कहाँ की है? तो हिंद महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर की जलधारा है। इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा पूछा है तो ये आपका कावेरी नदी हो जाएगा। दक्षिण भारत नहीं लगा के सीधे पूछ देगा आपका दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिण भारत की गंगा क्या हो जाएगा? तो ये आपका कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग्स ऑफ फायर जो आपका भूकंप और ज्वालामुखी के लिए ही जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए और बी यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका रिंग्स ऑफ फायर की बात करें तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। आगे है 48 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इसमें से आपको चुनना है, सुमेलित कौन सा नहीं है। इसके बाद टकला मकान की बात करें तो टकला मकान कहाँ है? तो चीन में है, ये सही है। टकला मकान कहाँ है? तो चीन में है। इसके बाद जो है सो थार की बात करें तो थार कहाँ है? तो भारत में है। आटाकामा सी में है, आटाकामा भी चिली में सही है। और इसके बाद गिब्सन की बात करें तो गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। तो ये आपका रॉन्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। इसके बाद है 49 है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका आंसर देखिएगा प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक की बात करें तो इसमें हो जाएगा व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही क्या करता है? तो ये प्रतिघर्षण, और ये जो है सो आपका क्या? तो ये आपका जो है सो घर्षणात्मक बेरोजगारी को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 50 है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये सही है। इसके बाद है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अनुमोदित की जाती है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी यानी दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बने रहिए, इसमें जो है सो आपका एक एडिशनल दिया रहता है जो स्मरणीय तथ्य रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर टॉपिक का अलग अलग रहता है, तो इसमें से हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। बस आप 2 मिनट बने रहिए, और सेट में आपको कितना मार्क्स आया कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका छोटा छोटा टॉपिक के पर जो है आपको दे दिया गया है क्वेश्चन। देखिए प्रमुख दर्शन में उसके प्रवर्तक दिया गया है, तो इसमें है योग का कौन है? तो योग का जो है आपका कौन प्रवर्तक थे? तो पतंजलि हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। योग को कौन थे प्रवर्तक? तो पतंजलि। ये एक दर्शन का दिया गया है, ये दर्शन है और ये इसके प्रवर्तक है। और न्याय की बात करें तो न्याय का कौन थे? तो गौतम हो जाएगा, ये सही है। और सांख्य दर्शन कौन है? तो कपिल है। और चवार्क की बात करें तो चवार्की है। और वैश्विक की बात करें तो कौन थे वैश्विक के? तो कनाद हो जाएगा। इसके बाद पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी हो जाएगा, और उत्तर मीमांसा का बादरायण। तो याद कर लीजिएगा, पूर्व मीमांसा आपसे पूछे तो जैमिनी लगाइएगा, और उत्तर मीमांसा आपसे पूछे तो बादरायण लगाइएगा। आगे है आपका जो विभिन्न संप्रदाय में उसके संस्थापक दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही है। आजीवक की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तो मैथिलीपुत्र गोसाल थे। और अनिश्चयवादी की बात करें तो अनिश्चयवादी के कौन थे? संजय विट्ठल पुत्र थे। और भौतिकवादी की बात करें तो भौतिकवादी के कौन थे? तो पकुत कच्चायन थे। कौन थे भौतिकवादी के? तो पकुत कच्चायन थे। और घोर अक्रियवादी की बात करें तो पूरन कश्यप थे। कौन थे? पूरन कश्यप थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अगला आपका सेट 3 कराने वाला हूं। तो आप कमेंट में जरूर लिखिए आपका ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।